दोस्तों वह मार्ग जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया था कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बताओगे जरा कोई सा। क्या है दोस्तों? ये है द पासिस वे विच हैज बीन रीनेम्ड एज अटल टनल पासिस थ्रू दैट पासिस। कौन से दर्रे से होकर गुजरता है जिसका नाम दोस्तों चेंज करके क्या रख दिया गया आपका? अटल सुरंग। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा होगा, सिपकिला दर्रा होगा, या जलेपला दर्रा होगा, या अगहिल दर्रा होगा? तो ऑफिशियल हिमांशु, रितु कुमारी एंड दोस्तों आपका बघेल साहब एपी नाम से है। सभी गाइस जवाब दो पहले क्वेश्चन का जल्दी से। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है गाइस आज का। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फास्टली कमेंट करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों नाम कब चेंज किया गया था किसका? रोहतांग दर्रे का नाम दोस्तों, रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा, ठीक है, इसका नाम गाइस चेंज कर दिया गया था आपका कब? 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को, समझ में आ गया। और क्या रख दिया गया था दोस्तों? अटल सुरंग। अटल सुरंग या अटल टनल। क्यों दोस्तों 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 2019 के इस पावन अवसर पर दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? अटल सुरंग। समझ में आ गया दोस्तों। अटल सुरंग की बात करें गाइस, ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। सबसे पहले तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। और ठीक है, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है भाई। सबसे लंबी सुरंग, सॉरी, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी सुरंग? अटल सुरंग। समझ में आ गया दोस्तों। और रोहतांग की बात करेगा, इस रोहतांग दर्रा आप सभी को पता है कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। आई होप सो दोस्तों, कल भी मैंने बताया था और सभी को ध्यान होगा भाई। चलो भाई गाइस, सेशन को एक बार शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा भाई। तो एक बार सेशन को शेयर करके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि क्लासेस आपकी धमाकेदार होने वाली है। आगे चले भाई, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? कोई बताएगा मुझे सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? ठीक है, चलो भाई आगे चले। रितु कुमारी, रावी नदी, बिल्कुल दोस्तों, कल भी बताया था आपको रावी नदी का उद्गम कहाँ से है। ये आपका रोहतांग दर्रे से है। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा बताया था, बाड़ा लाचा दर्रे से दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम है? चेनाब का। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो चुका है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज, ये आपका हजीरा पोर्ट लोकेटेड। कहने का मतलब दोस्तों थोड़ा सा हम इसे और अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हजीरा पोर्ट लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? कौन से बंदरगाह की बात हुई है गाइस? हजीरा बंदरगाह। महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, केरल में है? बताओ भाई जल्दी से। अनिल कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। ठीक है, तो गाइस जल्दी से सेशन को आप शेयर नहीं कर रहे हो भाई, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, चलो भाई बताओ गाइस कौन से राज्य में स्थित है हजीरा, हजीरा बंदरगाह? सबसे पहले तो आप सभी को पता है कहां पर है, गुजरात में। यानी कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। और हजीरा बंदरगाह दोस्तों, अब इसकी बात करेगा, ये आपका सूरत महानगर की सबसे महत्वपूर्ण जगह है भाई। सूरत कहां पर है? गुजरात में है ना, पता है सबको। सूरत की दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे महत्वपूर्ण जगह हो जाती है ये। ठीक है कौन सी दोस्तों? हजीरा बंदरगाह। और इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे भारत का औद्योगिक हब भी कहा जाता है। बिल्कुल, अनिल कुमार जी कह रहे हैं गुजरात में है, बिल्कुल भारत का औद्योगिक हब, औद्योगिक हब भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? हजीरा बंदरगाह को या सूरत को। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट करा दिया है मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा दोस्तों, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन। कहने का मतलब कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? गिरफ्तारी से और दोस्तों हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 22, 22 या 19 या 32 या 18? बताओ गाइस जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। ठीक है, और सेशन को दोस्तों शेयर करते रहो सभी जल्दी जल्दी से। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं गाइस लाइव कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं सभी की कमेंट देख पाऊंगा कि कौन सा बच्चा कौन सा जवाब सही दे रहा है। ठीक है, चलिए भाई अनिल कुमार जी का आंसर आया है आर्टिकल 22।
अब देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 22। रितु कुमारी जी बी बता रही है, बी नहीं होगा दोस्तों, आर्टिकल 22 आपका सही है। दीपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं आर्टिकल 22, बिल्कुल भाई। गिरफ्तारी और दोस्तों आपका हिरासत से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 22। अब दोस्तों आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? बोलने की, ध्यान रखना ये सभी आ सकते हैं क्वेश्चन। बोलने की और घूमने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? 19 में। या दोस्तों राइट टू प्राइवेसी कौन से में है? राइट टू प्राइवेसी, ये भी दोस्तों आपका आर्टिकल 19 में है, ठीक है। इसमें दोस्तों कितने भाग हैं? ये आपका एसएससी 2022 का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 में कितने भाग हैं, तो 7 भाग हैं दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर 7 पार्ट में डिवाइडेड है ये आर्टिकल 19। चलिए भाई, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार समझ आया दोस्तों सभी को? संवैधानिक उपचार दोस्तों किसके लिए? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अगर दोस्तों मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोस्तों क्या अपनी अपील जारी कर सकते हैं? कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 को ही दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या दोस्तों? संविधान की आत्मा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, सारे प्रश्न एक प्रश्न से ही आपके काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। राइट टू फ्रीडम, बिल्कुल भाई, राइट टू फ्रीडम भी आपका आर्टिकल 19 में ही आ जाता है। चलो भाई, संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसने कहा था दोस्तों? सर बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसे? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल। अनिल कुमार जी एकदम सही है। दीपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं राइट टू फ्रीडम, ओके भाई। विश्वजीत आ चुके हैं दोस्तों। गाइस मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, सेशन में आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार करके लाता हूं, तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा भाई, जुड़ना पड़ेगा और लाइक कमेंट करा करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो भाई, आर्टिकल 32 दोस्तों, आर्टिकल 18 छुटा है भाई, इसे कहा जाता है उपाधियों का अंत। कौन सा है दोस्तों? उपाधियों का अंत, ये आपका आर्टिकल 18 कहता है। समझ आया सभी को? अब दोस्तों मैं एक आर्टिकल पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 31 दोस्तों क्या है? कोई बताएगा मुझे? आर्टिकल 31 में क्या था? आर्टिकल 31 में, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है भाई? बताओ फास्टली। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है एकदम, आज आपके क्वेश्चन का लेवल दोस्तों धमाकेदार है। गुड इवनिंग सर। चलो भाई फास्ट बताओ गाइस, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर से, माउस से, हार्ड डिस्क से, या डीवीडी से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा और सभी बच्चों से अपील करता हूं मैं, सेशन को शेयर करें फास्टली, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पेंटियम जो शब्द है ना गाइस, ये आपका कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, ठीक है। किससे? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, वो भी कौन सी कंपनी से रिलेटेड? इंटेल कंपनी से रिलेटेड। इंटेल कंपनी का दोस्तों जो भी कंप्यूटर है ना, उनका माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? पेंटियम कहा जाता है भाई। चलो आई होप तो दोस्तों सभी को क्लियर हो चुका होगा और सेशन को शेयर करते रहें जल्दी जल्दी भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड गाइस मैं सभी से कह रहा हूँ 8:30 बजे आपका दोस्तों मैथ का सेशन होगा, ठीक है। मैथ का सेशन होगा 8:30 बजे, सभी आ जाना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड करस्पॉन्डिंग टाउन ऑफ इट्स बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उनके तट स्थित शहर के संबंध में सही मेल खाते हैं? और इसकी जगह लिख लो, सही की जगह मुझे लग रहा है सही मेल नहीं खाते हैं, सही मेल नहीं खाते हैं भाई। टुडे सर, बिल्कुल भाई, आज ही होगा दोस्तों आपका 8:30 बजे मैथ का सेशन होने वाला है आपका सीआरपीएफ से रिलेटेड, ठीक है। सीआरपीएफ भी कहना चाहूंगा मैं, एनडीए स्पेशल भी होगा दोस्तों, क्योंकि वो चैप्टर आपका इसमें भी है और आने वाली फायरमैन ट्रेडमैन के लिए भी दोस्तों ये सेशन आपका हेल्पफुल होंगे। चलो भाई, क्योंकि दोस्तों अभी से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। 5 का बी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 5 का बी एकदम सही बताया है। ये है दीपेंद्र कुशवाहा नाम से है, आपका एकदम सही जवाब आया है भाई। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक मिस्टेक है, बस आपको नहीं करना है, ठीक है। कौन सा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उनके तट से स्थित शहर के संबंध से सही मेल नहीं खाता है? तो 5 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल भाई, चलो विश्वजीत बी बी बी, सभी का बी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे चलो दोस्तों,
चलो भाई मुझे ये बताओ गाइस, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक, कटक किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है डिब्रूगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, असम में है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। और पुणे दोस्तों आपकी मूला नाम से कुछ नदी है, मूला, छोटी छोटी दो नदियां हैं उनके किनारे बसा हुआ है, ठीक है भाई। चलो, अब दोस्तों कटक किस नदी के किनारे है ये आप सभी बताएंगे। और एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने ऊपर पूछा था आपसे, कौन सा है भाई? आर्टिकल 31, बिल्कुल भाई। आर्टिकल 31 गाइस किससे संबंधित है, किसी ने बताया तो है नहीं। आर्टिकल 31 में दोस्तों क्या था आपका? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहले तो आपका कानूनी राइट था, बट अब दोस्तों लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। समझ आ गया भाई? चलो, 42वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका कब हुआ था? 1976 में। और दोस्तों इसे चेंज करके कहाँ पहुंचा दिया? 300 के क्या में पहुंचा दिया, कि 300 के ए में पहुंचा दिया है। समझ आया सभी को? चलो अनिल कुमार जी का आंसर आ चुका है भाई, महानदी। दीपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है महानदी। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, मैंने बताया था। ओके भाई, ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है भाई, देख लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। फास्टली चुनो और आंसर बताओ भाई सभी। पूना पैक्ट दोस्तों महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, कब? 1931 में, सॉरी, बिल्कुल हाँ 1931 में। तो जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों सभी, ठीक है। चलो भाई, एक तो दोस्तों पहला प्रश्न क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी, पहला ऑप्शन 1931 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट, या अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, या दोस्तों आपका सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। 6 का डी, 6 का सी बताया विश्वजीत ने, और दोस्तों आपका दीपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं 6 का डी, और 6 का डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अनिल कुमार जी डी, बिल्कुल भाई, 6 का डी आपका सही हो जाएगा। सितंबर 1932 में हुआ था गाइस, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। 1932 में किन किन के बीच? एम गांधी, महात्मा गांधी, और दोस्तों किन के बीच आपका? चलो भाई सर, बी आर अम्बेडकर के बीच, ठीक है। समझ आ गया सभी को? तो ये ध्यान रखना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप सभी को पता होना चाहिए डेट वाइज, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और सभी आंसर देना फास्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट बोन्स कैन बेंड इन ओनली वन डायरेक्शन। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, सभी बताएंगे दोस्तों, सभी से उम्मीद करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में मुड़ सकती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है और धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में, ओनली वन डायरेक्शन में दोस्तों क्या कर सकती है? मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है। कौन सी कही जाएगी भाई? पिवट जॉइंट कही जाएगी, या दोस्तों सैडल जॉइंट कही जाएगी, हिंज जॉइंट कही जाएगी, या ग्लाइडिंग जॉइंट कही जाएगी? देखते हैं भाई, बायोलॉजी अच्छी होगी तो आई होप सो दोस्तों वही आंसर दे पाएगा इस क्वेश्चन का। अब मैं बात करूं दोस्तों, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है दोस्तों? ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो गाइस ये आपका होगा, एक बोन यदि दूसरी बोन को धकेल रही है, कहने का मतलब एक जो हड्डी है, एक बोन दोस्तों दूसरी बोन को, दूसरी हड्डी को धकेलने का काम करती है, तो वहां पर कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट। समझ आया सभी को? चलो भाई, हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम सही है दोस्तों। मदन मोहन सिंह बता रहे हैं ए, ए नहीं होगा दोस्तों, 7 का सी एकदम सही है, ठीक है। हिंज जॉइंट गाइस कौन से होते हैं? जैसे हमारा दोस्तों कोहनी, हाथ में कोहनी का जॉइंट है ना, एक ही डायरेक्शन में बेंड हो सकता है, उसे हिंज जॉइंट कहेंगे। या दोस्तों हमारे घुटने में जो है, घुटने का जो जॉइंट है ना गाइस, उसे दोस्तों क्या कहा जाएगा? हिंज जॉइंट। और दोस्तों एक ही डायरेक्शन में बैंड हो सकता है वो। अब गाइस बात करो सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट दोस्तों क्या होते हैं? ये होते हैं भाई आपके, एक बोन दूसरी बोन से पूरी तरह समायोजित होती है, ठीक है। जो आपकी एक दोस्तों बोन जो है वो दूसरी बोन पर पूरे अच्छे तरीके से समायोजित हो जाती है, उसे दोस्तों सैडल जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गया सभी को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो एक डायरेक्शन में मुड़ सकती है। चलो भाई गाइज, मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सेशन में, ठीक है,
ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, ब्यूटी बोन का नाम कौन सा होता है भाई, बता पाएगा कोई? जल्दी से बताओ गाइस, ब्यूटी बोन कौन सी होती है? ठीक है, फास्टली कमेंट करो मुझे जल्दी से, ब्यूटी बोन कौन सी होती है। और सडल जॉइंट का दोस्तों मैं आंसर देना चाहूँ, सॉरी एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और ये मैंने कल भी बताया था दोस्तों, मेटाकार्पल क्या होती हैं? जो आपकी कलाई में पाई जाती हैं, कलाई में। ठीक है, हाथ में कौन सी पाई जाएंगी? कार्पल। और हाथ के आगे कलाई में कौन सी पाई जाएंगी? मेटाकार्पल। ठीक है, और ऐसी दोस्तों पैर में कौन सी पाई जाती है? टोर्सल। और पैर के दोस्तों पंजे में कौन सी पाई जाएंगी? मेटाटोर्सल। ठीक है, केवल मेटा लगाना है आपको आगे, टोर्सल और कार्पल याद रखो, कार्पल, कार्पल, कार्पल यानी कै कबूतर स्टार्टिंग में है, और कै ही कबूतर दोस्तों कलाई के स्टार्टिंग में है। केवल ये तरीका है याद करने का, और इसे याद रखो बस, कार्पल से कंफ्यूज नहीं होना। कार्पल, कार्पल, कै कबूतर दोनों में आगे दे रखा है। ठीक है, और मेटा कार्पल आपकी कलाई की हो जाएंगी। टोर्सल जो आ जाएगी, टोर्सल दोस्तों टी से आप दोस्तों पैर के लिए हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ इरेगुलर प्लॉट इन अ मैप? दोस्तों मानचित्रों में अनियमित भूखंडों के क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए ऐसे क्षेत्र दोस्तों जो आपके इरेगुलर शेप में होते हैं, जैसे लाइक एन एग्जांपल हो दोस्तों, ये कोई आपका एरिया है। ठीक है, ये इरेगुलर शेप में है दोस्तों आपका एरिया। ठीक है, इरेगुलर शेप का एरिया है, इरेगुलर कहने का मतलब फील्ड है ये। अब दोस्तों इसका आपको एरिया मापना है, एरिया निर्धारित करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे? सेगमोमीटर, प्लानीमीटर, कार्टोमीटर, या दोस्तों आपका मैपोमीटर? अब दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका इजी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा सही जवाब होगा इसका। ठीक है, इरेगुलर एरिया का दोस्तों, इरेगुलर फील्ड का दोस्तों एरिया कौन मापेगा भाई? आंसर दो मुझे जल्दी से, इरेगुलर प्लॉट का एरिया हम किससे निर्धारित कर सकते हैं? कौन सा सही जवाब होगा इसका? कार्टोग्राफर भाई, अनिल कुमार जी कह रहे हैं भाई कैसे? ये सोच रहे सेगमोमीटर, सेगमोमीटर किस हिसाब से बता रहे हो भाई? रितु कुमारी जी बता रही है ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, बट इनमें से कौन सा सही जवाब है? अनिल कुमार जी बता रहे हैं 8 का बी। गाइस फास्टली कमेंट करो दोस्तों, 15 बच्चे जुड़े हुए हैं केवल हमारे साथ। 15 को दोस्तों 20 में कब बदलोगे, 20 को 30 में कब बदलोगे? गाइस मैं आपके लिए पूरी मेहनत के साथ सेशन को तैयार कर रहा हूँ, और आप दोस्तों ज्वाइन नहीं होते हैं, गलत बात है भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, सेशन को आप शेयर कर देना अपनी तरफ से भी। अब बात करते हैं प्लानी मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, विश्वजीत सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्लानी मीटर की मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? इरेगुलर शेप के प्लॉट के एरिया को माप सकते हैं। ठीक है, कोई भी दोस्तों ऐसा फील्ड है जिसका शेप जो है वो इरेगुलर है, तो आप उसके एरिया को निर्धारित कर सकते हैं प्लानी मीटर की सहायता से। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंपोजर ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट टाइटल्ड? ये है आपका रसमंजरी दोस्तों। ठीक है, रसमंजरी, निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो भाई, रसमंजरी की बात हुई है, रसमंजरी नामक संस्कृत जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन थे? भानुदत्त, या आपका कमडक, ठीक है, या भारवी, या दोस्तों चारुदत्त? कौन सा सही जवाब होगा भाई? जल्दी से बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। एंड इसका दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, कौन सा दोस्तों? भानुदत्त। भानुदत्त ने गाइस किसकी रचना की थी? रसमंजरी की। ठीक है, चलो भाई आगे बात करें दोस्तों, चारुदत्त का पता है आपको? चारुदत्त, सॉरी, बिल्कुल भाई। चलो कमकंड की बात करते हैं गाइस, जल्दी से बताओ भाई, कमंडक, कमंडक जो है ये ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी कमंडक। अब दोस्तों इनकी बात करें, इन्होंने किसकी रचना की है? तो इन्होंने किया दोस्तों कामंद की है, नीतिसार की। ठीक है, कामंद की है नीतिसार, नीतिसार की रचना किसने की है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका कमंडक। ठीक है, भारवी ने किसकी रचना की है? तो भारवी ने दोस्तों रचना की है किरातार्जुनीय। ठीक है, किरातार्जुनीय है, ये दोस्तों आपके पूछे जाते हैं भाई। किरातार्जुनीय की रचना किसने की है दोस्तों? भारवी ने। और दोस्तों रसमंजरी के लेखक कौन है?
ये आपका भानु दत्ता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चले भाई, संस्कृत ग्रंथ है आपका दोस्तों क्या, रसमंजरी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। यह ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। कौन सी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है भाई। बिल्कुल भाई, किराता जुर्निया भारवी के लेखक है, बिल्कुल भाई, भारवी लेखक है किराता जुर्निया के। चलो भाई जल्दी से बताओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 इजी है आपका, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा कौन सी ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, लाइट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या दोस्तों दीप्तिमान ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। मदन मोहन सिंह बता रहे हैं भाई। चलो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बताया है इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ चुका है, अनिल कुमार ने एकदम करेक्ट आंसर दे दिया है। चलो भाई, आई होप सो दोस्तों सभी सही जवाब देंगे। आई थिंक थर्मल एनर्जी, उष्मीय एनर्जी दोस्तों कहां से हो जाएगा, किस हिसाब से भाई। बिल्कुल गलत है, ठीक है। अनिल कुमार जी ने ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट दिया है गाइस, लाइट ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों किसकी ऊर्जा से होता है भाई, सूर्य के प्रकाश से होता है। अब सूर्य का प्रकाश किसके रूप में आता है गाइस, लाइट के रूप में। तो कौन सा हुआ दोस्तों, लाइट एनर्जी हुआ ना, प्रकाश ऊर्जा। बिल्कुल भाई, दीपेंद्र कुशवाहा एकदम करेक्ट आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसकी पीडीएफ गाइस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो भाई आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह है दोस्तों, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल पायलट इन द इंडियन नेवी। कौन थी भाई, पूनम, शिवांगी, या अल्पना, या दोस्तों दीपिका। तो सभी को दोस्तों साधारण तरीके से आंसर पता चल जाएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवांगी। दोस्तों शिवांगी सिंह जो थी दोस्तों, वो कौन थी, हमारी भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट, ठीक है। समझ आया सभी को। ऑप्शन नंबर बी कहां से होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। रोहित कुमार कह रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। गाइस महेंद्रगिरी चोटी का बात करें पहले तो आप सभी को पता है दोस्तों, पूर्वी घाट, ठीक है। कौन सा दोस्तों, पूर्वी घाट। और ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ये आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। चलो अब बात करें महेंद्रगिरी, दोस्तों महेंद्रगिरी जो है ना, वो पूर्वी घाट की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी। सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की बात करेगा इस कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। कौन से राज्य में है दोस्तों, उड़ीसा में है भाई, 12 का डी भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का डी सभी बता रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ईस्टर्न घाट में है दोस्तों क्या, महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बता पाएगा कोई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी जो है ना, फर्स्ट नंबर पे तो आती है, वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन सी है दोस्तों, विशाखापट्टनम आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। संगीता सिंह बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, डी करेक्ट है। आगे बात करें पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का तो हो चुका है दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, गुरु शिखर, ठीक है। कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर, ये आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है भाई, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कोई बताएगा मुझे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आप बताओगे। चलो भाई आप पे छोड़ देते हैं, और सेशन को शेयर करना दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के बीच में। और आपका मैं बता चुका हूँ 8:30 बजे मैथ का सेशन आ रहा है, तो सभी देख लेना। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे योजना किस पर आधारित मसौदा योजना थी। बॉम्बे योजना गाइस, ये क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बॉम्बे योजना से रिलेटेड। बॉम्बे योजना 1944 की है, सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाता है, ठीक है। कब किया दोस्तों बॉम्बे योजना, ये आपकी 1944 की है। इसी योजना को दोस्तों क्या कहा जाता है आपका, टाटा बिरला योजना।
टाटा बिरला योजना भी कहा जाता है। टाटा बिरला प्लान कह सकते हैं या टाटा बिरला योजना कहा जाता है इसी योजना को, बॉम्बे योजना को। ठीक है, अनाईमुडी। चलो भैया अनाईमुडी आया है, देख लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों, अनाईमुडी हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। डोडा बेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर, या दोस्तों आपका डोडा बेटा। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लेते हैं गाइस, टाटा बिरला प्लान कहा जाता है बॉम्बे योजना 1944 की, जो भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किस पर आधारित थी दोस्तों? ये आपकी थी आर्थिक नीति पर। ठीक है, आर्थिक नीतियों पर दोस्तों आधारित थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पर आधारित थी दोस्तों? फास्टली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई अनिल कुमार बता रहे हैं अनाईमुडी, बिल्कुल करेक्ट है। दीपेंद्र कुशवाहा जी एकदम सही है। ठीक है, अनाईमुडी। ये ध्यान रखना दोस्तों, इकोनॉमिक पॉलिसी पर डिपेंडेंट थी, कौन सी? बॉम्बे योजना। इसी को दोस्तों इसका दूसरा नाम है टाटा बिरला प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ है। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एसएससी में देखने को मिल जाएंगे, कंफर्म है। 100% लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, ये आपके सारे एसएससी में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया हो। चलो भाई सी एकदम सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। फास्टली आंसर देंगे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का धमाकेदार क्वेश्चन है ये। चलो भाई आई होप सो दोस्तों आंसर देंगे बच्चे भाई। क्या है दोस्तों? द 3 कार्बन मोलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आंसर दो भाई। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों, मीथेन कहा जाएगा या पायरुवेट कहा जाएगा, इथेनॉल कहा जाएगा या ग्लूकोज कहा जाएगा? गैस श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज टूट जाता है दोस्तों किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस दोस्तों एटीपी रिलीज होती है। एटीपी, एटीपी को कहा जाता है गाइस एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अमर शर्मा की तरफ से आंसर आया है। विश्वजीत भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है दोस्तों। पायरुवेट कहा जाता है भाई किसको? श्वसन के दौरान कार्बन के उत्पन्न 3 अणुओं को, 3 मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा दोस्तों? पायरुवेट। ठीक है, बिल्कुल 14 का एकदम बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एटीपी जो रिलीज होती है ना गाइज, इसे ही कहा जाता है हमारे शरीर की एनर्जी। ठीक है, एटीपी की कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? एटीपी की फुल फॉर्म बताओ गाइस जल्दी से। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन को तो दोस्तों स्टार लगा ही लो आप। ठीक है, क्योंकि धमाकेदार क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और दोस्तों डेली 7 PM पर, रोजाना 7 PM पर ये जीके जीएस की क्लास होगी आप सभी की लाइव। ठीक है, तो सभी जुड़ जाया करो और सेशन का दोस्तों फायदा उठाओ, आप सभी के लिए चलाया जा रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है? बताएगा कोई? चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है? फर्मी, वेबर या दोस्तों हेनरी या रदरफोर्ड? चलो भाई देख लेते हैं कौन कौन आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गाइस। ठीक है, अमन शर्मा बता रहेगा सीआरपीएफ स्पेशल है दोस्तों। ये सीआरपीएफ प्लस एनडीए स्पेशल दोस्तों, ये हमने सीरीज चलाई हुई है। और जीके जीएस में ये समझ लो, कहीं भी तुम लिमिटेड सेशन नहीं उठा सकते, स्टॉप नहीं लगा सकते दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आपके चांसेस है कि हाँ आप वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, 15 का सी आंसर आया है वेबर भाई। 15 का सी आंसर आ रहा है सभी का वेबर। चलो भाई, और 15 का सी एकदम करेक्ट आ रहा है दोस्तों। चुंबकीय प्रवाह का ऐसा यूनिट क्या होती है? वेबर। या दोस्तों हम लिख सकते हैं टेस्ला वर्ग मीटर, सॉरी टेस्ला वर्ग मीटर। ये भी दोस्तों किसका मात्रक है? ये भी दोस्तों आपका चुंबकीय प्रवाह का ही मात्रक है। ठीक है, टेस्ला वर्ग मीटर भी दोस्तों किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रवाह का। ठीक है, वेबर भी दोस्तों ऐसा यूनिट है किसकी? चुंबकीय प्रवाह की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, चलो भाई, तो लगभग दोस्तों सभी ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है भाई। ठीक है, आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है दोस्तों? ये है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है?
वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। अब जीपीएस का आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कहीं भी जाना हो, किसी भी लोकेशन पर पहुंचना हो टाइम से, और आपको रास्ता ना पता हो तो क्या खोलते हो भाई, मैप खोल लेते हो, तुरंत जीपीएस खोल लेते हो, ठीक है। इसे कहा जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी ये याद रख लो दोस्तों, क्या फुल फॉर्म, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सी आपकी क्या स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है। एक तो दोस्तों है आपका बेईदेव, ठीक है, भूविक, गैलीलियो और ग्लोनास। 16 का आंसर आया भाई बी। चलो भाई, और बच्चे बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हल्के में मत लो, ठीक है। 16 का आंसर बताओ सभी। अनिल कुमार जी बी बता रहे हैं, दीपेंद्र कुशवाहा भी बी बता रहे हैं, अमर शर्मा भी बी बता रहे हैं, और रितु कुमारी का आंसर आ चुका है सी। रितु कुमारी ने आंसर दे दिया है, करेक्ट आंसर आया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूविक। भूविक दोस्तों कोई भी जीपीएस सिस्टम नहीं है, स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है, ठीक है। समझ आया सभी को। अब मैं दोस्तों बता रहा हूं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों जो आपकी बेईदेयु है, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बेईदेउ जो भी है, ये दोस्तों कहाँ की प्रणाली है, चीन की। ये तो है आपका चाइना का जीपीएस सिस्टम, जिसका नाम क्या है दोस्तों, बेईदोउ, ठीक है। अब बात करें ग्लोनास। ग्लोनास कहाँ का है दोस्तों, रूस का। रूस के जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है, ग्लोनास, ठीक है। ये दोस्तों गैलीलियो, गैलीलियो भाई, गैलीलियो किसका है बताएगा कोई, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों, गैलीलियो। समझ आ रहा है सभी को। और एक बचता है दोस्तों अपना इंडिया। अब इंडिया का भी देख लेते हैं भाई, इंडिया का दोस्तों जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है, ये आप बताओ भाई मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी। इंडिया के जीपीएस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ठीक है। एंड फास्टली दोस्तों सेशन को एक बार सभी शेयर कर दो, जल्दी से दोस्तों सेशन को एक बार शेयर बटन पर क्लिक करके और लाइक कर दो सभी बच्चे। और जो सीआरपीएफ वाले बच्चे हैं उन सभी से दोस्तों कहना चाहूंगा, डेली 7 PM पर आपकी क्लास होगी जीके जीएस की, और आपकी 8:30 बजे आने वाला है दोस्तों मैथ का सेशन, ठीक है। तो मैथ का सेशन भी सभी देख लेना, और जीके जीएस तो आपकी डेली 7 PM पर हो ही रही है। और इंडिया का है दोस्तों नाविक, नाविक जीपीएस जो है वो इंडिया का है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इजी सा क्वेश्चन है, सभी आंसर दे देना। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है, उसका नाम क्या है भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी। दीपेंद्र कुशवाहा का आंसर आया है नाविक, चलो अच्छी बात है। नावस्त्र बता रहे हैं, नाविक एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। कबीरवाद द्वीप पर, या हानुवांतिया द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर, मदांता द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी आंसर देंगे। अनिल कुमार का आंसर आया है 17 का सी, ठीक है। चलो भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी गाइस, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सभी को पता है कहां पर है, केवड़िया में है। केवड़िया गुजरात में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है दोस्तों, ये है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। कितने मीटर ऊंची है गाइस, 182 मीटर ऊंची है, ओके। चलो भाई अब आगे बात कर लेते दोस्तों। ये 182 मीटर ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे है। एंड दोस्तों एक और क्वेश्चन बच जाता है आपका इससे रिलेटेड। वास्तुकार कौन थे भाई इसके, इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों, राम सुतार, राम सुतार इसके वास्तुकार थे, ठीक है। एंड दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे 182 मीटर ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों ये प्रतिमा है, केवड़िया गुजरात में है, और साधु बेट द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप पर है, ठीक है। केवड़िया गुजरात, केवड़िया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो केवड़िया शहर है इसे कहा जाता है फर्स्ट व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट व्हीकल सिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लगा लोगे तो अच्छा है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है दोस्तों, केवड़िया गुजरात। चलो दोस्तों कितने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है आपके
मैंने एक ही दोस्तों प्रश्न में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये साधु बेट द्वीप पर है, केवड़िया गुजरात में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है, नर्मदा नदी के किनारे है, और इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार है। केवड़िया गुजरात, केवड़िया सिटी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में हमने डिस्कस कर लिए भाई। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न आ चुका है 18वां, और 18वें प्रश्न का आंसर दो सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थानों में से एक नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और तब आंसर देंगे भाई सभी। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 2034 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से दोस्तों कौन सा ये एक स्थान शामिल नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आंसर दो भाई सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, ठीक है। चलो भाई, और इसका सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा? हिमालय, ठीक है। हिमालय या दोस्तों पूर्वी घाट होगा। कौन सा होगा भाई? पूर्वी घाट एकदम सही होगा, हिमालय नहीं होगा। क्या दोस्तों पूर्वी घाट आपका किसमें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल नहीं है भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बट किसी का इसका आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है भाई, ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं लगता किसी ने भी दिया हो। सी नहीं होगा दोस्तों, 18 का बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। कौन सा दोस्तों? पूर्वी घाट आपका सही हो जाएगा। पूर्वी घाट किसमें शामिल नहीं है आपका दोस्तों? किसमें? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल नहीं है, संवेदनशील स्थानों में शामिल नहीं है। चलो भाई आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 19 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट अ प्राइमरी कलर? निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? क्वेश्चन धमाकेदार है। अब देखते हैं भाई किनको पता है ये क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं कि भाई ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक रंग का तो पता होना चाहिए, ये तो जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जर्नल क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए, हर एग्जाम को टारगेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। प्राथमिक रंग की बात करेगा इस RGB, RGB, RCB का नाम सुना है, IPL चलने वाले हैं, RCB सब याद रखेंगे। अब दोस्तों तुम्हें याद रखना है, तुम IPL वाले नहीं हो भाई, तुम एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है RGB। R से दोस्तों रेड हो जाएगा, रेड कलर, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दोस्तों आपका ब्लू कलर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। आप सभी जो बी बता रहे हैं ना, बी बी सही है, बी सही है, एक बार अच्छे से पढ़ो। दो आंसर है इस क्वेश्चन के, ठीक है। दो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के, दो ऑप्शन करेक्ट हैं, दो। दूसरे का भी पता करो भाई। 19 का बी बता दिया, बी तो एकदम सही है, नारंगी बिल्कुल प्राथमिक रंग नहीं है। बट दोस्तों आपका येलो भी प्राथमिक रंग नहीं है भाई, ठीक है। यानी कि बी और डी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, बी और डी दोनों ही सही हैं भाई, ठीक है। गाइस ब्लू, ग्रीन और रेड, यदि आप इन तीनों को समान मात्रा में मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा दोस्तों? व्हाइट, यानी कि सफेद रंग, ठीक है। सफेद रंग प्राप्त होगा दोस्तों यदि आप इन तीनों को समान मात्रा में मिलाओगे, और इन तीनों को ही कहा जाता है दोस्तों प्राइमरी कलर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसे ध्यान रखना सभी। एंड दोस्तों इन तीनों कलर को ही मिलाकर आप सारे कलर को दोस्तों फाइंड कर सकते हो। यानी इन तीनों कलर को ही दोस्तों अलग अलग अनुपात में मिलाओगे तो कैसा भी रंग बनाया जा सकता है, ठीक है। RGB से, रेड ग्रीन ब्लू से। चलो भाई, एंड बी और डी दोनों ही करेक्ट हैं दोस्तों। ना ही ये प्राथमिक कलर है और ना ही ये प्राथमिक कलर है, नीला भी है और रेड भी है, ठीक है। आगे चलें भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक दोस्तों ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसलिए मेंशन किए हैं दोस्तों क्योंकि अभी बच्चे भाई क्या नहीं है भाई, रेगुलर नहीं है, ठीक है। 15-17 बच्चे लाइव आ रहे हैं डेली। बट दोस्तों आप जल्दी से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुंचा दोगे सेशन को, तो डेली सभी लाइव आने लग जाएंगे, ठीक है, 7 PM पर। और आप दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। CRPF वाले बच्चे जहां भी हैं दोस्तों सभी देख लो इस सेशन को। चलो आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी
तब भारत के राष्ट्रपति कौन से? क्वेश्चन का लेवल देखो कैसा है, ठीक है। 2 स्टार लगाए हैं इस क्वेश्चन को मैंने। जब दोस्तों इसमें काफी सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं आपके, ठीक है। जब मतदान की उम्र दोस्तों कब से कब तक 21 ईयर से घटाकर 18 वर्ष की गई थी दोस्तों, समझ आया सभी को? तो उस टाइम पर गाइस प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन अच्छा है एकदम, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हुई थी गाइस? ये था आपका 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 का, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे? इसी के दोस्तों उपरांत ही आपकी 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कर दी गई थी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट डालने की उम्र। एंड 20 का आंसर बता रहे हैं भाई बी। बट दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, देख लेते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का आपका एकदम करेक्ट आंसर किसने दिया है भाई? विश्वजीत ने और मदन मोहन सिंह एकदम करेक्ट बता रहे हैं। आकाश राम बोला नाम से हैं, ये भी एकदम करेक्ट बता रहे हैं। अमर शर्मा सी बता रहे हैं, नहीं भाई सी नहीं होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी हैं एकदम करेक्ट है। आर वेंकट रमन। कौन थे दोस्तों? आर वेंकट रमन। टाइम पीरियड याद रख लेना, कब से कब तक है? 1989 के टाइम पीरियड की बात हुई है। सॉरी 1989 90 बिल्कुल 1989 के टाइम पीरियड की गाइस बात है। आर वेंकट रमन उस टाइम पर दोस्तों कौन थे? भारत के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पर दोस्तों सॉरी उस टाइम पीरियड पर गाइस आपकी वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। एंड दोस्तों 20 के हमने यदि 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करे हैं तो आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए भाई, एक ही सीरीज में भाई। चलो आरजीबी, हाँ बिल्कुल भाई ये तो याद रखना ही है। आरजीबी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आरसीबी को भूल जाओ, आरजीबी याद रखो, ठीक है। एंड गाइस 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो 8:30 बजे आपका मैथ का सेशन आने वाला है, ठीक है। एंड देन दोस्तों ये आपकी 7 PM पर डेली क्लास चलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स गाइस जो ये सोच रहे हैं कि फायरमैन ट्रेडमैन की क्लासेस आने वाली हैं या एनडीए स्पेशल आएंगी, तो पहले तो दोस्तों सभी इस क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें आपके दोस्तों मैं एसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ का लेवल ये समझ लो 1400 पोस्ट पर काफी सारे फॉर्म भरे गए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, ठीक है। एंड सीआरपीएफ वाले तो सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि दोस्तों आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करा दी है यहाँ पर। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक जरूर कर देना, और नए बच्चे जितने भी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, ठीक है। चलो भाई।